7 विच इज ऑल अबाउट आईसीटी। ठीक है, ये बहुत ही स्वीट एंड सिंपल सा चैप्टर है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कुछ पढ़ने वाला मटेरियल तो है बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं ना कि उनको डेली लाइफ से चीजें रिलेट करके पढ़ाओ तो वो जल्दी चीजें सीखेंगे। सो सेम विद दिस चैप्टर हम इसको अपनी डेली लाइफ में आराम से कनेक्ट करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ में पूरे दिन एक मोबाइल फोन रहता है। ठीक है, जब हम सोते हैं तभी मुश्किल से उसको छोड़ते होंगे, अदरवाइज 24 घंटे हमारे हाथ में मोबाइल फोन रहता है। अभी भी आप लोग मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, अभी इस टाइम पे मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारी चीजें हम अपने मोबाइल से करते हैं। तो ये क्या है, एक आईसीटी का एक एग्जाम्पल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने मोबाइल, जो हर घर में पाया जाता है और अब हर एक यूथ के हाथ में मोबाइल फोन तो होता ही है। ठीक है, तो ये चैप्टर उसी से रिगार्डिंग होने वाला है। वैसे ये चैप्टर इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है क्योंकि मे बी जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी ना, ये आईसीटी क्या होता है इन सब में, जिनका बेस क्लियर नहीं होगा, मतलब जिनको पता नहीं होगा ये सब क्या है क्या नहीं, उनको थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे जो गांव वगैरह में रहते हैं लोग, उन्हें नहीं पता लैपटॉप कैसे यूज करते हैं, कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं, क्या सारी चीजें हैं, तो मे बी उस पॉइंट पर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज ये चैप्टर ओके है, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा मुश्किल, इजी, ठीक है। बाकी इसमें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी आपको बता रहे हैं। डेफिनेटली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है और क्या आ सकता है पेपर में, क्योंकि इसमें से 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और पहले भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं। पहले उसमें से पेपर में क्वेश्चन आए, इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट है या ये, है ना। हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सेम विद दिस चैप्टर ऑल्सो। सो हम अपना स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले फटाफट से अपनी क्विक रिवीजन लेते हैं हमारे लास्ट 10 चैप्टर्स की। जितनी वीडियोस अब तक हो चुकी है ना, इसमें हमारा कोर्स 501 था वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, बट इसमें अभी तक हम आधा ही हमने क्रॉस करा है, अप्रॉक्स 60%, बट इट्स ओके। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा लर्निंग के बारे में, लर्निंग क्या होती है क्या नहीं, कैसे करते हैं, बंडूरा की थ्योरी पढ़ी, ब्रूनर की थ्योरी पढ़ी और सारे तरीके पढ़े, किस तरीके से बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, बच्चा किस तरीके से सीख सकता है। उसकी सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो लर्निंग प्याजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी हमने पढ़ा, निकाला गया व्यवहार क्या होता है, प्राप्त किया गया व्यवहार क्या होता है, उसमें हमने स्किनर की थ्योरी पढ़ी, उसमें हमने पावलोव की थ्योरी पढ़ी और थोड़ी सी डिटेल जानी थी उनके प्रयोग के बारे में कि उन्होंने क्या क्या प्रयोग करा था, कैसे करा था, किस तरीके से वो आगे बढ़े थे, ये सारी चीजें। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं और अप्रोक्स सारी एक दूसरे से मिलता जुलता ही है। तो उन चैप्टर में सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टरों में हमने पढ़ा था अप्रोचेस के बारे में, मेथड्स के बारे में, तरीकों के बारे में और विधियों के बारे में। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे सेकंड ब्लॉक पर। सेकंड ब्लॉक में हमने पढ़ा क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, जो फिफ्थ चैप्टर था हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करा जाता है, उसमें भी हमने 4 तरीके के क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़े थे, अगर आपको याद हो, विच इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक तो क्या होता है असक्रिय वातावरण, मतलब एक तो दुष्क्रिय वातावरण जिसमें सारे बच्चे शोर मचाते रहते हैं, एक होता है प्रभावी वातावरण, और एक कैटेगरी थी कि मतलब मित्रता पूर्वक वातावरण, और एक कैटेगरी थी कि नियंत्रित वातावरण। ये 4 नाम थे, प्रभावी वातावरण, दुष्क्रिय वातावरण, मित्रपूर्ण वातावरण और जिसपे कंट्रोल करा जाता है नियंत्रित वातावरण। तो उसमें हमने पढ़ा था एक में बच्चे शोर करते हैं, एक में ओके एनवायरनमेंट रहता है, एक बहुत अच्छा फैमिलियर रहता है और एक पे टीचर का कंट्रोल होता है पूरी तरीके से। वो 4 तरीके हमने पढ़े थे और फिफ्थ चैप्टर में ही हमने 4 तरीके की वो डिस्कस करे थे, पेयर, जो हम ग्रुप बनाते हैं बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर, एबिलिटी के आधार पर, रैंडमली, ये तरीके हमने 4 तरीके हमने डिस्कस करे थे। ठीक है, 6th चैप्टर में हमने टीएलएम के बारे में पढ़ा था, टीएलएम क्या होते हैं, कैसे है, क्या है, सारी उसके बारे में चीजें पढ़ी, उसको कितने प्रकार में बांटा जाता है, कैसे कैसे टीएलएम यूज कर सकते हैं, टीएलएम का हमारे शिक्षण में योगदान क्या है, बुक एज अ टीएलएम कैसे यूज कर सकते हैं, सब हमने 6th चैप्टर में डिस्कस करा। 7th चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें हमने बहुकक्षा स्थिति, ठीक है, बहुकक्षा स्थिति और बहु स्तर स्थिति पढ़ी, मल्टी लेवल टीचिंग और मल्टी ग्रेड टीचिंग, दोनों चीज पढ़ी थी, डिफरेंस पढ़ी थी, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एज अ टीचर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी। 8वां चैप्टर किसके बारे में था, मैंने आपसे पूछा भी था, बट कोई भी कमेंट करके उसमें तो किसी ने नहीं बताया, बट 8वां चैप्टर था हमारा लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान क्या होता है, यूनिट प्लान क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। सो यहाँ पे जो है हमारा ब्लॉक सेकंड खत्म हो गया था, ब्लॉक फर्स्ट के बाद ब्लॉक सेकंड हमारा कंप्लीट, यहाँ से हमारा ब्लॉक थर्ड स्टार्ट हुआ था 9th चैप्टर में। तो
अब आप मुझे बताओगे कि 9 चैप्टर हमारा किसके बारे में था, जो हमारा ब्लॉक थर्ड स्टार्ट हुआ है उसके 9 चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा। ठीक है, ये इस क्लास का होमवर्क है। और फिर आते हैं हम 10 चैप्टर पे। 10 चैप्टर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बड़ा भी चैप्टर था, तो हमने उसको 2 पार्ट में करा था। और 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो समाज सांस्कृतिक होती है वो क्या होता है, समाज सांस्कृतिक संदर्भ में क्या होता है, वो चीजें हमने पढ़ी। फिर उस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस करा था कि बालिकाओं को क्या प्रॉब्लम आती है, बालिकाओं की शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसी के सेकंड पार्ट बी में हमने और सारे बच्चों के बारे में पढ़ा था जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, या किसी और तरीके से अल्पसंख्यक है, जनजातीय अल्पसंख्यक है, उनके बारे में पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा था जो SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं अल्पसंख्यक, या फिजिकली चैलेंज है, या जो ठीक से देख नहीं सकते, या जो ठीक से जो सुन नहीं सकते, जो ठीक से बोल नहीं सकते, जो ठीक से देख नहीं सकते, या उनको फिजिकली किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, वो सबके बारे में हमने डिस्कस करा था हमारी लास्ट वीडियो में। सो यहाँ से मैं थोड़ी सी स्लो जाती हूँ, ये फटाफट से ज्यादा टाइम ना ले, इसलिए मैं इतना जल्दी बोल रही थी। तो ये थे हमारे अब तक के 10 चैप्टर जो भी हम पढ़ के आ चुके हैं, और इसी के साथ हमारा 60% इस जो बुक का है वो कोर्स पूरा हो चुका है। मैं तो अप्रोक्स कंटिन्यूटी में वीडियो बना रही हूँ, डाल रही हूँ, बट शायद आप लोग रेगुलर नहीं हो, तो ऐसे मत करो, क्योंकि अगर एकदम से एग्जाम की डेट आ गई ना, फंस जाओगे, बुरे दिक्कत हो जाएगी। अगर आप देख रहे हो ना तो वीडियो कंटिन्यूटी में देखो, अदरवाइज बीच में छोड़ दोगे ना, फिर एकदम से जब सारा आएगा ना सर पे करने के लिए तो प्रॉब्लम होगी आपको ही, मुझे नहीं। क्योंकि मेरा तो, अगर मैंने ये पेपर दिया तो मेरे तो साथ में रिवीजन हो ही रहा है। ये 10 चैप्टर एक साथ बोल रही हूँ, इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि इन 10 चैप्टर में हमने कंटेंट क्या पढ़ा। और अच्छी बात ये होगी कि आप भी ये चीजें रिकॉल कर पाओ कि हाँ हमने ये चैप्टर पढ़ा, क्योंकि जब आप ऐसे याद करोगे, आपके दिमाग पे जोर डालोगे, तो आपको अपने आप ही उस चैप्टर के अंदर का याद आएगा कि हाँ ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, जो पेपर में बड़ा फायदा करेगा। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें भाषण नहीं देना। अब हम अपने स्टार्ट करते हैं अधिगम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, लर्निंग में जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम बाद में यूज कर लेंगे, लर्निंग में ICT हम बाद में यूज कर लेंगे, बट इससे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि भैया ये बवाल है क्या, ICT है क्या। ठीक है, सो मे भी बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, बहुत सारे क्या, सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, आप सबको पता ही है कि ICT क्या है, बट स्टिल फॉर क्या कहें, फॉर्मेलिटी के लिए कह लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि ICT क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT क्या है, ICT के ना 3 पार्ट है। ICT को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, और इन 3 पार्टों को मिला करके हमारी बनती है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनती है हमारी ICT। तो पहले हम इनके 3 एस्पेक्ट्स को कर लेते हैं ध्यान कि ये है क्या। फर्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, I स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज ICI, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये है हमारा फर्स्ट। सेकेंड है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। देखो इसके अंदर ना हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम आता है, मीन सिस्टम लाइक जो भी, जैसे ब्रॉडकास्ट हो गया, केबल हो गया, सैटेलाइट हो गया, किसी से भी कनेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बेसिक चीजें जो हमें उसको यूज करने में लगती हैं या जो उनको बनाने में चाहिए, तो बेसिक चीजें। तो फर्स्ट तो इसके अंदर वो चीजें आती हैं जैसे कि ब्रॉडकास्ट, केबल, सैटेलाइट, ये वगैरह। ठीक है, और इसके अंदर ही आ जाएगा हमारा इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के बिना तो कोई काम पॉसिबल है ही नहीं आज के टाइम पे। तो इंटरनेट आ गया, वॉइस मेल हो गया, रेडियो, टेलीविजन, ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड वन है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में भी इसको यही लिखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब अगर हमें किसी को कहीं भी कोई संदेश भेजना है, कोई भी मैसेज भेजना है, तो जो भेजने वाले डिवाइस होते हैं ना, डिवाइस, वो हमारे आ जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। जैसे कि सूचनाओं को एकत्रित करने, जमा करने के लिए हार्डवेयर जो चाहिए वो हमारे IT होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, CT, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि हेलीफोन, इट्स नॉट टेलीफोन, इट्स हेलीफोन। आप कहीं बोलो कि गलत बोल दे, नहीं, इट्स हेलीफोन। ईमेल, चैटिंग, ठीक है, जो भी टीचर को मान लो दूर के बच्चों को पढ़ाना है, तो जो भी उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तब जब किसी भी चीज में, किसी भी प्रोसेस में इन तीनों ही चीजों का यूज किया जाता है, या किसी भी चीज में तीनों चीजें एक साथ होती हैं, ये समाहित होती हैं एक साथ, तो हम इसको बोलते हैं सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी, मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतना ज्यादा वो नहीं है।
अब जैसे कि ये टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो ब्रॉडकास्ट, छपी हुई सामग्री, मोबाइल टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑडियो मैसेज, वॉइस मैसेज, ये सब वॉइस मैसेज या वीडियो मैसेजेस जो भी है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे आईसीटी के। ठीक है, हम क्या समझते हैं आईसीटी क्या है? एक दूर बैठा बंदा, उससे बात करना, दूर तक उसको मैसेज पहुंचा देना, वही आईसीटी है? नहीं, आईसीटी सिर्फ इतना छोटा सा नहीं है, ये बहुत ज्यादा वाइड एरिया है। आईसीटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे को लगता है कि मोबाइल है, मोबाइल तक ही हमारा दायरा सीमित है। यही आईसीटी है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ और आप वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो यही आईसीटी है। यस, ये आईसीटी है, बट इतनी ही आईसीटी नहीं है। आईसीटी का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, तो इसी के बारे में हमने पढ़ा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। हमने बेसिकली दुनिया से तो देखो इसको रिलेट करना है नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसा आईसीटी का यूज हो रहा है, नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है कि जो हम अपने बच्चों को चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें हम आईसीटी का यूज कैसे करें। ठीक है, पहली बात तो जब हमें पता होगा कि आईसीटी क्या होती है तो हम यूज कर पाएंगे। आईसीटी का यूज कैसे करें और फिर बच्चों को उसको अच्छे से अच्छी कैसे समझा पाएं कि बच्चों से ज्यादा चीजें वो यूज कर पाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हम अपनी एजुकेशन से रिलेटेड करके पढ़ते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड चीजें कैसे हो सकती हैं या एजुकेशन में हम चीजें कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारे यूज करने के लिए एज अ टीचर हमको यूज करने के लिए आईसीटी उपकरण मिलते हैं, ये स्कूल वाले प्रोवाइड कराएंगे। अगर कहीं पे आईसीटी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज कोई नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी हम लोग घर में भी बहुत सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे कैसे कर सकते हैं। तो आईसीटी उपकरण क्या होते हैं, बेसिकली ये स्कूल के पर्पज से बता रही हूँ। ठीक है, स्कूल में जो आईसीटी उपकरण होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज इंफॉर्मेटिव, सेकंड इज सिचुएटिव, थर्ड इज रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव और फोर्थ इज कम्युनिकेटिव या संप्रेषणात्मक। ठीक है, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देने वाला, सिचुएटिव मतलब स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड वन इज रचनात्मकता या क्रिएटिविटी इंग्लिश में, और फोर्थ वन इज कम्युनिकेटिव, कंस्ट्रक्टिव होगा, सॉरी, इसका कम्युनिकेटिव मीन संप्रेषण। ठीक है, तो अभी क्या होते हैं आईसीटी उपकरण, क्या होते हैं, ये होते हैं इंफॉर्मेशन, मतलब इनसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकती है जितनी की एक टीचर के पास उपलब्ध नहीं है, और उसको किसी भी चीज के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो टीचर है वो इंफॉर्मेशन के लिए इन वेबसाइट्स पे जा सकता है और इनका यूज कर सकता है, तो हम इनको बोलते हैं इंफॉर्मेटिव उपकरण। जैसे कि www ये वेबसाइट बनी होती है इस पे, तो मान लो हम बच्चे को बोल सकते हैं कि मान लो हमने आर्टिकल्स करे हैं, ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि आपको कितने आर्टिकल्स आए क्या नहीं, तो आप किसी भी वेबसाइट पे डालो आर्टिकल टेस्ट, तो वो आपके सामने पूरा टेस्ट का फॉर्मेट दे देगा। तो आप इसमें कौन सा आपने किस उपकरण का आपने यूज करा इंफॉर्मेटिव उपकरण का। ठीक है, मान लो आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा, जैसे कि मान लो एज इज रेट का मतलब क्या होता है, तो आपको नहीं पता, बोलो गूगल से आप देख रहे हो, तो आपने किसका यूज करा, इंफॉर्मेटिव टूल का। तो इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, जैसे www या कोई भी वेबसाइट आ गई, कोई भी वेब, और मल्टीमीडिया के बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ से हमें इंफॉर्मेटिव मिलती रहती है। मल्टीमीडिया मीन्स देखो, हम लोग डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, डेली न्यूज़पेपर नहीं खरीद सकते, बट हमारे फोन में ऐसी बतेरी एप्स हैं जो हमें डेली के न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराती हैं। इवन हमारे काम को हल्का करने के लिए ना सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वो जो करंट अफेयर्स हैं वो छाट करके रखती हैं और कहती हैं कि सिर्फ इन्हीं को पढ़ो। मीन्स वो करंट अफेयर पढ़ने के लिए भी हमें पूरे न्यूज़पेपर से गो थ्रू होने की जरूरत नहीं है, ये काम उन्होंने हमारे लिए पहले ही करा होता है, अखबार में से जो इन्फॉर्मेशन है ना वो छाट के रखी होती है। ठीक है, तो यही होता है इसका मतलब। ये उपकरण विशाल मात्रा में सूचनाओं के विभिन्न प्रारूप में प्रदान करते हैं, जैसे पाठ्य वस्तु, ध्वनि, रेखा चित्र, वीडियो आदि। इनके उदाहरण क्या है उपकरणों के, मल्टीमीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हो, अगर बच्चों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो आप बोलते हो आप इंटरनेट का यूज कर लो, इंटरनेट से आप कर लो, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल रहेगा। सेकंड है हमारा सिचुएटिव उपकरण। सिचुएटिव उपकरण क्या होते हैं, जब हम हमारे आईसीटी टूल्स का यूज सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर सिचुएशन की डिमांड है तो हम आईसीटी का यूज कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। अब जैसे क्या होता है, कुछ आईसीटी उपकरण जैसे सिमुलेशन, गेम्स, वर्चुअल रियलिटी, जिनके द्वारा विद्यार्थियों को एक वातावरण में रखा जा सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आपको बच्चों को मानव रक्त परिवहन तंत्र पढ़ाना है। ठीक है, ब्लड फ्लो कैसे होता है, एक बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो कैसे होता है, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, आपको वो पढ़ाना है बच्चे को। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, आप विद्यार्थी को यूट्यूब वीडियो क्लिप या विशेष तरीके से निर्मित डीवीडी द्वारा बेहतर अनुभव प्रदान कर सकते हैं ना। तो आप उनको आईसीटी के रूम में ले जाओ, एक कंप्यूटर पर आप ब्लड फ्लो वाला यूट्यूब पे आप वीडियो चला सकते हो, या जो उसकी वीडियो क्लिप है वो चला सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी पूरी क्लास जो है इंगेज हो जाएगी, कोई भी बच्चा ध्यान से देखेगा उसको, और सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने यूज भी कर लिया कि जब आपको सिचुएशन आई तो आपने इसको यूज करा। इसको हम बोलते हैं सिचुएटिव उपकरण। ठीक है, थर्ड आते हैं हमारे रचनात्मक। रचनात्मक में क्या होता है, ये हमने ना पहले से खुद से तैयार करने होते हैं। रचनात्मक का मतलब यही है कि इसमें क्या है, टीचर को पहले से उन चीजों को बना के रखना होता है या इसको कोई क्रिएट करता है, तभी तो ये रचनात्मक है। या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी हमने पढ़ी थी, तो ये भी वो भी किसी ने बनाई थी। तो ये क्या है, इसमें कुछ बनाना, कुछ बना के रखना होता है पहले से ही, इसको हम कहते हैं रचनात्मक उपकरण। तो हम ये जो उपकरण बनाएंगे तो हम किसकी सहायता से बनाएंगे, इसको हम आईसीटी के थ्रू ही बनाएंगे। जो भी चीजें हम तैयार कर रहे हैं, स्प्रेडशीट बना रहे हैं, हम डेटाबेस बना रहे हैं, कुछ भी, तो हम वो किसका यूज करके बना रहे हैं, हम वो आईसीटी का ही यूज करके बना रहे हैं, कुछ भी हाथ वगैरह से नहीं कर रहे, ये काम हम आईसीटी का यूज करके बना रहे हैं, इसलिए हम इसको रचनात्मक उपकरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे आईसीटी के कुछ उपकरणों को आप रचना करने, मैनिपुलेट करने तथा स्वयं के ज्ञान को समझने में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वेब ऑथरिंग एप्लीकेशन, जिसके द्वारा हम अपना वेब पेज बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे डेटाबेस, स्प्रेडशीट, सिम्युलेटिंग नेटवर्किंग कार्यक्रम, एक्सपर्ट सिस्टम, मॉडलिंग उपकरण, माइक्रोवर्ड्स, हाइपरमीडिया। तो ये सारी चीजें हैं जिनका यूज करके हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन या जो भी ज्ञान है उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिव मतलब संप्रेषण, यानी किसी भी तरीके का ज्ञान देना। ठीक है, मतलब बच्चों तक किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उसको ही तो बोलते हैं कम्युनिकेशन करना। तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम अपने विचारों ज्ञान को संप्रेषण उपकरणों द्वारा संप्रेषित करते हैं, परंतु उनमें से कई में समय का अधिक व्यय होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ना, अगर आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज करो, वो एक बार में 100 लोगों को चला जाएगा, बट आप एक बार में 100 लोगों से जाके वो बातें नहीं बोल पाओगे ना, तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उदाहरण के लिए पोस्टल तंत्र जो हमारी सूचना पहुंचाने में अधिक समय लेता है, परंतु फिर भी आईसीटी उपकरणों द्वारा आज हम लोगों के एक बड़े समूह के साथ ही कुछ सेकंड में संप्रेषण कर सकते हैं, जैसे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, चैट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आदि। ऐसे उपकरण को हम क्या बोलते हैं, वेब 2.0। इनको हम वेब 2.0 बोलते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या होता है, धीरे धीरे हमारी टाइम की भी बचत होती है, हमारी एनर्जी भी बचत होती है, और ज्यादा कॉस्ट के भी नहीं होता। ठीक है, अब जैसे कि जब हमारा लॉकडाउन हुआ था, हमें कितनी सारी ही क्लासेस हमें ऑनलाइन लेनी पड़ती थी। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, तो उसके लिए हमें कहीं जाने वाने की जरूरत थोड़ी होती थी, तो उससे हमारा क्या बचता था, टाइम भी बचता था, एनर्जी भी सेव होती थी। अब मान लो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको मिलने जाना है जापान के राष्ट्रपति से, तो अब सिर्फ एक मीटिंग के लिए, सिर्फ एक बात के लिए पहले राष्ट्रपति यहाँ से जाएंगे जापान में जाके मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर से, फिर घूमेंगे फिरेंगे राष्ट्रपति से, फिर वापस आएंगे, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इससे अच्छा वो एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, यहाँ पे मोदी जी बैठेंगे, वहां पे राष्ट्रपति है, यहाँ पे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी बैठेंगी, वहां पे उनके राष्ट्रपति, वो आपस में बात कर लेंगे। सो ये जो 15 मिनट का काम था, उससे हमने 15 दिन बचा लिए, 15 दिन सेव कर लिए। जो भी आने जाने में टाइम होता, प्लानिंग, कितने सारी पैसे बच गए, कितनी सारी हमारी कॉस्ट बच गई, कितनी एनर्जी बच गई, और काम भी हमारा होगा। सो ये थोड़े से इजी वे हैं जिनसे जो काम है बहुत जल्दी हो सकता है और बहुत ज्यादा लोगों में बहुत जल्दी फैल सकता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं होती। तो ये थे हमारे आईसीटी उपकरण जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं हमारे बच्चों के साथ। तो अब हम इसमें अभी थोड़ी सी पॉइंट्स हैं कि हम ये जो आईसीटी उपकरण का उपयोग है कहाँ करेंगे। तो पहला तो करेंगे हम अपनी शिक्षण विधियों में, कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय हम इन आईसीटी उपकरणों का भी यूज करें। सेकंड करें सहयोग में, असाइनमेंट में, असेसमेंट में। जब हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें उन सबका यूज करना चाहिए, सहयोगी अधिगम, क्योंकि देखो हम सबका रिजल्ट बनाएंगे अलग अलग करके, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, कैसे बच्चे का अलग रिजल्ट तैयार करें, बट ये स्प्रेडशीट हमारे लिए जो काम है बहुत ज्यादा आसान कर लेगी। सो यही थे हमारा जो था, इतना ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बट यस अब हम पढ़ने वाले हैं आईसीटी के ना कुछ मॉडल दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जब ये पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप आराम से अपनी कॉमन सेंस के साथ या अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। बट ये वो चीज है जो आपको एज इट इज रटनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको रटनी पड़ेगी। यहाँ पे इस बुक में आईसीटी के 2 मॉडल दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो है असूर्य मॉडल, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है इसका ब्रैकेट में, बट इंग्लिश में ज्यादा आसान है, क्योंकि हिंदी में याद करने बैठोगे ना तो एक भी नाम चेंज हुआ ना तो वो गलत हो जाएगा।
अगर हिंदी में अगर आप याद करोगे, मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हैं, आप हिंदी में याद मत करो, क्योंकि हिंदी में ना वर्ड चेंज हो सकता है, हिंदी में वर्ड चेंज कर देंगे। यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करना है, चुनाव या चयन आ गया, चुनाव या चयन, बात तो एक ही है, बट अगर कुछ भी चेंज हुआ और अगर हमने रटा हुआ है तो वो चीज गलत होने के चांसेस रहते हैं 90%, बट वो चीज अगर हमने अंडरस्टैंड करी है तो गलत होने के चांस रहते हैं 99%। सो और दूसरी चीज क्या है, क्यों मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इंग्लिश में याद करो जबकि मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ, क्योंकि देखो ये जो मॉडल बना हुआ है ना, इनके फर्स्ट लेटर ले लेके बना हुआ है, असूरे मॉडल लिखा हुआ है हिंदी में, असूरे मॉडल इसको बोलने दो, बट ए है तो ए से तो एनालाइज ही रहेगा, है ना, ए से तो एनालाइज ही रहेगा, एस है तो एस से स्टेट ही रहेगा, बट हिंदी में ये चेंज हो जाएंगे, स्टेट, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य, या उद्देश्य या कुछ भी वो लिख सकता है, उनकी मर्जी है, तो हम कंफ्यूजन में वो हमें डाल देंगे, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं और ये हमें रटनी ही पड़ेंगी। तो आईसीटी के इसमें हमें 2 मॉडल दिए हुए हैं कि हम आईसीटी का एकीकरण कैसे कर सकते हैं। मींस अभी हमने पढ़ लिया कि हमें बच्चों को किन किन तरीकों से पढ़ाना है, इन तरीकों से इन उपकरणों का यूज कर सकते हैं, फिर हमने पढ़ा उन उपकरणों का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से सीखना है कि हम उन उपकरणों का यूज कैसे करें, तो उस कैसे का आंसर करने के लिए ना आईसीटी के 2 मॉडल दिए हुए हैं, तो अभी हमें बस इन मॉडलों को ही डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, छोटा सा शॉर्ट में लिख के इन्हीं मॉडलों को डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, बस चैप्टर खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बट हमें ये याद करना जरूरी है और ये एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट हम करते हैं असूरे मॉडल, इसे बोला जाता है असूरे मॉडल, और कोई डेट वगैरह नहीं दी हुई कि ये कब दिया है, किसने दिया है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमें ये याद करना है कि ये क्या है, और ABCD, हाँ एक चीज और, ABCD अभी हम पढ़ेंगे वो भी। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने असूरे मॉडल को डिस्क्राइब करते हैं ये क्या कह रहा है। तो फर्स्ट है कि ए से एनालाइज लर्नर्स, एनालाइज लर्नर्स मींस असूरे मॉडल हमें ध्यान रखना है, ए से एनालाइज लर्नर्स, एनालाइज लर्नर्स का मतलब है कि आपकी जो क्लास में जो बच्चे हैं, आप जो है लर्नर का लेवल क्या है, ठीक है, कितने बच्चे मीडिएटर हैं, कितने बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, कितने बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं, कितने बच्चे एडवांस हैं, कितने बच्चे अच्छे से सीखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी क्लास के सारे बच्चों को एनालाइज करना है, ठीक है, अच्छे से उनको ऑब्जर्व करना है, सारी चीजें आपको बच्चों से करनी है एनालाइज। उसके बाद स्टेट ऑब्जेक्टिव, फिर आपको उनकी अधिगम क्षमता को देखते हुए जो उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज एबिलिटीज, उनको देखते हुए आपको आपके ऑब्जेक्टिव फिक्स करने हैं कि हाँ भाई मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगी, नहीं मुझे ऐसे पढ़ाना है, ये तरीका ठीक रहेगा, अपने कैलकुलेट करके आपको उनके ऑब्जेक्टिव जो है स्टेट करने हैं। थर्ड वन है सिलेक्ट मेथड मीडिया। अब क्या करना है, उन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी मीडिया, जो भी आपने उपकरण पढ़े हैं इनमें से कोई भी उपकरण डिसाइड करना है, उसके बाद आपको सिलेक्ट मेथड मीडिया करना है। कोई भी मेथड जो मीडिया का मेथड है तब आप सिलेक्ट करोगे, ये नहीं कि आप इसको बच्चों को वीडियो के थ्रू दिखा रहे हो तो फिर सारे बच्चे देख रहे हैं, नहीं, पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे कि इन सब बच्चों के लिए क्या चीज ठीक रह सकती है पर्टिकुलर किस टॉपिक के लिए, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप सब बोलेंगे यू कहाँ गया, यू कहाँ गया, तो देखो एस था तो SU दे दिया, यू स्टैंड्स फॉर नथिंग हियर, बट एस का मतलब क्या है, सिलेक्ट मेथड मीडिया, तो ये यू साथ में दे रखा है, अदरवाइज SS कंफ्यूजन हो सकती है ना कि SS स्टेट अगर नीचे आ गया ऊपर सिलेक्ट मेथड ऑब्जेक्टिव, तो ये चीज ठीक है। सो SU ये साथ में है, सिलेक्ट मेथड मीडिया। फोर्थ है रिक्वायर लर्निंग पार्टिसिपेशन। अभी क्या है, जब आपने मेथड मीडिया सिलेक्ट कर लिया तो अब आपको ये भी करना है कि रिक्वायर लर्निंग पार्टिसिपेशन की जो बच्चों का पार्टिसिपेशन हो उस एक्टिविटीज आईसीटी में भी सबसे ज्यादा हो। मींस यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, बच्चे जो है वहाँ पे एक्टिव लर्नर रहें, ना कि पैसिव। अदरवाइज आप मान लो आपने वीडियो चला दी उसके बाद वीडियो दिखा दी तो आपका भी काम खत्म और बच्चे का भी काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को बीच में रोक रोक के पूछो, आपको समझ में आ रहा है ना, ये ठीक है ना, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ लो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछो या आप बताओ, जो भी दिक्कत है ऐसे करना चाहिए, मतलब लर्निंग पार्टिसिपेशन होना चाहिए। रिक्वायर मीन्स कि जो आप चाह रहे हो, जो आपने सोचा है वो हो, मतलब लर्निंग जो बच्चे हमारे सीख रहे हैं उनकी सहभागिता ज्यादा से ज्यादा हो, बच्चे उसमें भी पार्टिसिपेट करें, पैसिव होके ना बैठ जाएं। फिर लास्ट है इवेल्युएट एंड रेंज। रेंज का मतलब है फीडबैक, ठीक है, एक तरीके का फीडबैक। पहले तो है कि हमने जो भी बच्चों को सिखाया, जो भी टेक्निक का हमने यूज करी, तो वो इवेल्युएशन जो था वो ठीक था, ठीक है, इवेल्युएशन ठीक था। फिर उसके बाद आप बच्चों को रिवाइज करने के लिए क्या कर सकते हो, उसकी रिवीजन करवा सकते हो। रिफरेंस मीन्स रिवीजन, पुनरावृत्ति, प्रैक्टिस या फीडबैक, किसी भी तरीके में किसी भी वे में हो सकता है, वो आप करा सकते हो। जैसे कि जब भी मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, मैं स्टार्टिंग के पहले के सारे चैप्टर जो है थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा। तो ये क्या है, एक तरीके की रिवीजन ही तो है, रिवीजन ही तो करा रही हूँ मैं आपको कि आपको समझ में आ जाए हाँ हमने ये पढ़ा और आपको
थोड़ा थोड़ा याद रहे, ताकि अगर हमें इस चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर से कुछ रिलेट करना पड़े तो हम आराम से कर पाए, हमारे लिए कुछ नया टॉपिक ना हो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं या तो हमें याद ही नहीं आ रहा। सो ये वजह से क्या है कि जब भी हम बच्चे के आईसीटी का यूज कर रहे हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम बच्चों का इवेल्युएट करें, बच्चे को इवेल्युएट करें, और उसके बाद क्या है, रेंज की मीन्स पुनरावृत्ति करें या जो भी चीज है, ठीक है। सो ये हमें करना चाहिए। ये कहता है हमारा एस्टोरे मॉडल, इसमें है तो 6 लेटर लेकिन 5 से ही है। ए से क्या है, एनालाइज लर्नर्स, ए फॉर एनालाइज लर्नर, एस से क्या है, स्टेट ऑब्जेक्टिव, फिर थर्ड है सिलेक्ट मीडिया, सिलेक्ट मीडिया मेथड जो भी है वो हमें सिलेक्ट करना है। आर फॉर रिक्वायर्ड लर्निंग पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का बच्चों का ध्यान रखना है। ई फॉर इवेल्युएट एंड रेंज, ठीक है। इसमें कुछ आगे पीछे भी करके आता है तो हम कर लेंगे, बट हिंदी में ना प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज आपको हिंदी में चाहिए तो मैं आपको हिंदी में भी दे दूंगी, बट इसमें भी बुक में भी ना हमें इंग्लिश में ही डिफाइन करा हुआ है। सेकंड है आई केयर मॉडल, ठीक है। आई केयर मॉडल आपको समझ गए होंगे, फर्स्ट ही वर्ड ले करके इसको भी अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है, सिंपल। यही हमारा आई केयर मॉडल भी, और ये ध्यान रखना ये आईसीटी के मॉडल है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन क्या आया था, इसमें से कौन सा आईसीटी का मॉडल है, तो यही आया था एबीसीडी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक मेथड है हमने पढ़ा था, ब्रॉन फेयर ने जो दिया है, आइडियल मेथड था ना, आइडियल मेथड, हाँ आइडियल मेथड हमने पढ़ा था, वो दिया था। फिर उसमें एक आई केयर था, तो इसका आंसर था आई केयर, कि आई केयर एक आईसीटी का मॉडल है। एक क्वेश्चन इसमें से क्या बना था, आई केयर के ना आपको ये दिए हुए थे, ठीक है। मतलब इसमें से पूछा था कि ए स्टैंड्स फॉर, तो ए फॉर क्या आएगा, जैसे ए से ना और ज्यादा नाम थे, एनालाइज था, अबडक्ट था, अबाइड बाय था, तो ऐसे करके नाम दिए थे। तो हमें डिसाइड करना था कि आई केयर मॉडल में ए स्टैंड फॉर, तो जरूरी नहीं ना ए का स्टैंड फॉर आए, किसी का भी स्टैंड फॉर आए। अगर हमने ये सारी चीजें रटी होंगी, हमें पता होगा, तो हम आराम से निशान लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं। तो इनको जो है एज इट इज रटना हमारे लिए जरूरी है। ये आईसीटी का मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आई केयर मॉडल। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनको सीरियल वाइज लगाओ, पहले क्या आएगा वो तो चलो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें आई केयर याद है, तो आई केयर के अकॉर्डिंग हम उसको सिस्टमेटिक भी लगा सकते हैं। तो अब देखो आईसीटी का यूज कैसे करना है आपको, जब भी बच्चों को आप आईसीटी कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आप कर रहे हो, आप उसका इंट्रोडक्शन दो अच्छे से, चाहे आप कोई नया चैप्टर कर रहे हो, चाहे कोई आप टॉपिक करा रहे हो, या आप आईसीटी का यूज करने जा रहे हो, तो उसका इंट्रोडक्शन दो अच्छे से। सेकेंड चीज, उसको कनेक्ट करो बच्चों से, अपने आप से, खुद से, आईसीटी से, बुक से, टॉपिक से, अच्छे से उस चीज को कनेक्ट करो। थर्ड वन है, फिर आप उसके रिगार्डिंग एक्टिविटी कराओ। एक्टिविटी इन द सेंस नहीं कि आपको बच्चों को खुदवाने ही है या कुछ एक्टिविटी करानी है, एक्टिविटी इन द सेंस कि जो आप आईसीटी मॉडल का यूज करना जा रहे हो, जो आप आईसीटी मॉडल का यूज कर रहे हो, वो आप कराओ इसमें, ठीक है। एक्टिविटी मीन्स अगर आप उसका यूज कर रहे हो, आईसीटी का वीडियो दिखा रहे हो, आप गेमिंग करवा रहे हो, या आप स्प्रेडशीट बनवा रहे हो, या ईमेल भेज रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपको करना है आप वो एक्टिविटी करो। फिर इसके बाद है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब है कि प्रदर्शन, उस चीज का प्रदर्शन। एक्टिविटी करवाने के बाद प्रदर्शन, क्या हुआ, कैसे करा, आपको समझ में आया, ये सारी चीजें प्रदर्शन करोगे, क्योंकि आपने वीडियो चला दिया इतना इनफ थोड़ी है, आपको समझाना पड़ेगा ना, ये इसमें टॉपिक क्या है, ये क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ सारी चीजें, तो आप उसका क्या करोगे, प्रदर्शन। फिर उसके बाद है एक्सटेंड। एक्सटेंड मीन्स विस्तार। पहले बच्चों को थोड़े से लेवल पे हमने दिखाया, फिर उसका विस्तार कर दिया कि हाँ इसका आप डेली लाइफ में यूज करो, यहाँ पे करो, ऐसे करो, मीन्स उस चीज को फैला दो, ठीक है, उसको अच्छे से उस चीज को फैला दो। यही है बस आई केयर मॉडल, कुछ नहीं है, ये आई केयर मॉडल यही है। आई स्टैंड फॉर इंट्रोडक्शन, सी फॉर कनेक्ट, ए फॉर एक्टिविटी, आर फॉर रिफ्लेक्ट एंड ई फॉर एक्सटेंड, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे याद करो, ये बहुत आसान है। और इसमें कह रहे हैं ये मॉडल शिक्षण अधिगम में विभिन्न आईसीटी संसाधन तथा उपकरणों के समावेश निर्देश प्रदान करते हैं, पर ये संसाधन तथा उपकरण जिस रूप में है वैसे ही क्यों प्रयोग करे जाते हैं, तो इसके लिए इन्होंने मॉडल दिए हुए हैं कि हम ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। और बस यही है इसमें कि जैसे प्रॉब्लम होती है, अधिगम उद्देश्य डिसाइड करो, क्रियान्वयन हेतु प्रबंधन करो, बस, और इतना ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस ये। बट यस, पेपर के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पहले भी आ रखा है। बाकी इसको आप अपने आप भी रीड करोगे तो अभी आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि आकलन की प्रक्रिया में आईसीटी का एकीकरण, मतलब ये बोल रहे हैं कि जब हमें बच्चों का आकलन करना है, ठीक है, जब हमें बच्चों का आकलन करना है, बच्चों का मेजरमेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो उसमें बोला है कि कुछ संज्ञानात्मक दक्षताएं होनी चाहिए, जैसे कि समस्या का समाधान, आविष्कार करना, सूचना का प्रयोग करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों का संप्रेषण करना। तो ये सारे फीचर्स बच्चे में नहीं होनी चाहिए, ये आपके अंदर होनी चाहिए। और एक चीज और होनी चाहिए, मेटा संज्ञानात्मक दक्षताएं, जैसे कि स्वयं मीमांसा, स्वयं मूल्यांकन, सामाजिक दक्षताएं होनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करना, बात करना, दूसरों से अपना ग्रुप बनाना, ये सारी चीजें
सो ये एक टीचर के अंदर इन्होंने कुछ एक्सपेक्ट करी हुई है। सो यही था बस इस चैप्टर में। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बट ये मॉडल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, या आप रिवाइज कर लेना, ये इनको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और बस ये चैप्टर में इतना ही था आईसीटी।